हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू आवर चैनल आयुर्वेदिक फ्यूचर डॉक्टर्स। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ अच्छी चल रही है। डॉक्टर्स, लास्ट लेक्चर में अपन ने जो फिजियोलॉजी में अपन कर रहे थे रेस्पिरेटरी यूनिट, उसमें अपन ने देखा कैसे गैसेस एक्सचेंज होता है और क्या क्या नर्वस सिस्टम उसको कैसे कंट्रोल करता है। और लास्ट लेक्चर में अपन ने आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन पढ़ा, उसके साथ अपने उसका क्लिनिकल अपना जो प्रैक्टिशनल एक्सपीरियंस है वो हमने आपके साथ शेयर किया। पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज के थ्रू हमने आपको एक्सप्लेन किया कैसे आप इस नॉलेज को एज ए स्टडी आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, प्लस एज ए डॉक्टर जब आप प्रैक्टिस में जाते हो तो आपको उसको कैसे यूज़ में लेना है। तो वो हमने आपको डिटेल में पूरा डायग्रामेटिक एंड प्रैक्टिकली वीडियोस के साथ आपको एक्सप्लेन किया। आज हम आपके लिए लेके आए उसका अगला लेक्चर रेस्पिरेटरी यूनिट, वो है एक्सफाइजिया और हाइपोक्सिया। ये दोनों कंडीशंस होती है जो अपने जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर डिजीजेज होती है। ये कैसे करती है, कैसे फॉर्म होती है, जो कंडीशन है किन किन कारणों से ये इफेक्ट करती है और किन किन डिसऑर्डर्स में दिखती है। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले एस्फाइजिया। ये जो एस्फाइजिया ना बच्चों, ये मेनली जो है करेक्टराइज होती है, कॉम्बिनेशन है। देखो कि दो चीज़ का कॉम्बिनेशन है, एक है हाइपोक्सिया, एक है हाइपर कैपनिया। और हाइपर कैपनिया को अपन क्या बोलते हैं? हाइपर कार्बिन। हाइपर कैपनिया को अपन क्या बोलते हैं? हाइपर कार्बिन। सबसे पहले अपन बात करते हैं हाइपोक्सिया। तो हाइपोक्सिया क्या होता है? हाइपो का मतलब होता है कम और हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा। तो हाइपो मतलब कम, एक्सिया क्या? ऑक्सिया का मतलब है ऑक्सीजन। जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तो क्या कंडीशन होती है अपनी बॉडी के अंदर? एक तो थकान आती है, ठीक है, अपने को वीकनेस लगता है, अपने की बॉडी में पूरी में पेन होता है, सप्लाई कम हो जाती है ऑक्सीजन की, जिससे ब्रेन में चक्कर आने लग जाते हैं। और अपने को क्या आ जाती है? मूर्छा, यानी अपने को क्या आता है? चक्कर आते हैं, भ्रम आते हैं और अपन फेंट हो जाते हैं। ज़्यादा सीवियर कंडीशन में अपन कोमा में भी जा सकते हैं। और हाइपर कैपनिया इसी के अपोजिट, जब CO2 का हाइपर का मतलब ज़्यादा, कैपनिया का मतलब कार्बन या फिर कार्बाइन, जो हाइपर कार्बाइन भी इसे कहते हैं। इसमें क्या होता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन है बच्चों, वो क्या होती है? वो बढ़ जाती है। अब आपको पता है ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा तो क्या होगा? जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन से ना बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन की जगह वो क्या बनाने लग जाएगा? कार्ब हीमोग्लोबिन। और कार्ब हीमोग्लोबिन आपको पता है अपनी बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है और वो अपन को बाहर निकालना जरूरी है, जो कि लंग्स के थ्रू अपन से बाहर निकलता है एक्सपीरेशन में। बट ये कंडीशन में क्या होता है? CO2 का लेवल बढ़ जाता है, ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो जाता है, जिससे क्या होता है? ये डिजीज कॉज होती है। समझ में आया आपको? जी, इसके कारण जैसे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए एयर पैसेज में, जो लंग्स है, कुल मिला के जो अपना लंग्स है वो प्रॉपर से काम नहीं कर पाता है जब ये काम होता है। एक्सफाइजिया कब कंडीशन आती है? जब अपना लंग्स अच्छे से प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। उसके पीछे खूब कारण हो सकते हैं, क्या ब्लॉकेज हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया अपने किस में? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। अदरवाइज ब्लड जो प्रेशर है वो कम हो जाता है ब्लड के अंदर, स्टीम के अंदर। हीमोग्लोबिन का कम हो जाना, बाइंडिंग जो कैपेसिटी होती है हीमोग्लोबिन की वो कम हो जाना, RBCs कम हो जाना, ठीक है। ये सारी कंडीशंस में क्या होता है? एक्सपाइजा, हाइपोक्सिया और हाइपर कैपनिया जैसी कंडीशंस बनती है। अब देखो इस जो कंडीशन है ये किस किस कारणों से डेवलप होती है अपनी बॉडी के अंदर। एक तो स्टैग्नेशन कंडीशन, यानी ये वो कंडीशन जो प्रैक्टिकली जब अपन देखते हैं, जब पोस्टमार्टम होता है उसमें अपन देखते हैं, जैसे कोई कोई भी इंसान है, उसको जैसे अपन गला दबा के घोटेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? स्टैगुलेशन। स्टैगुलेशन में जब अपन उसको टैग किया, यानी उसका नेक रीजन जब अपन दबाते हैं तो उससे क्या होता है? उसका ब्लॉक हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जिस ऑब्स्ट्रक्शन के कारण एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं। एक्यूट और क्रोनिक का मतलब आपको पता होना चाहिए। एक्यूट का मतलब होता है जो कि अभी अभी हुआ है और जिसको अपन इजीली क्योर कर सकते हैं, पर जो क्रोनिक होता है उसको अपन क्योर नहीं कर सकते। वो क्रोनिक जैसे कोविड में हो गया था ऑब्स्ट्रक्शन, उसके लिए अपन को तुरंत वेंटिलेशन की जरूरत पड़ी थी, इसलिए अपन उसको क्यों नहीं कर पाए। तो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन क्या हो गया? कफ के कारण, जो भी है वायरसेस के कारण जब ब्लॉकेज होता है अपनी रेस्पिरेटरी पैसेज में, उसको अपन क्रोनिक बोलते हैं। उसका ट्रीटमेंट करना मुश्किल होता है, इसलिए उस टाइम पे अपन को वेंटिलेशन की जरूरत पड़ती है। बट इनके अंदर अपन नॉर्मली जैसे क्या होता है, थोड़ी सी देख ली पेशेंट फेंट होता है, वो नॉर्मल जब उसका रेस्पिरेशन वापस वर्किंग करके उस पैसेज का क्लीन होते हैं वो नॉर्मल वर्किंग करने लग जाता है। अब जैसे अब कंडीशन में आपको बता देता हाइपोक्सिया। देखो इसमें ऑब्स्ट्रक्शन होता है, ठीक है, एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन यानी कम ऑब्स्ट्रक्शन है, जैसे स्टेकुलेशन, गला दबाना। अगर किसी इंसान ने किसी का गला दबाया तो उसमें स्टेकुलेशन कंडीशन में ब्लॉकेज होता है, ठीक है, और अपनी ऑक्सीजन लेवल डाउन आता है, CO2 का लेवल बढ़ जाता है, यही एक्सपायरी की कंडीशन जनरेट करता है, ठीक है। फिर अपन देखते हैं अब हैंगिंग, जब फांसी लगाते हैं, फांसी लगाते हैं तो क्या होता है? जो अपनी टैग किया है वो ब्लॉक हो जाती है, और जो अपना वैसे तो उसमें
टेकिया भी ब्लॉक होती है, टेकिया के रप्चर होने का शीर्षक टेकिया रप्चर हो जाती है तो ब्लॉकेज के कारण रेस्पिरेशन बंद हो जाता है। और भी कारण है, एक अपनी स्पाइनल कॉर्ड है, ये अपनी जो फर्स्ट एटलस है उसके ऊपर ओसिपिटल बोन है, उनके बीच में स्पाइनल कॉर्ड होती है, वो वहाँ पे मेडुला होता है। अब देखो बच्चों की तो इंटरेस्टिंग चीज़ है, फांसी में एक तो अपनी टेकिया टूटी, उसके कारण ऑक्सीजन जो है नहीं जा पाएगी अंदर। दूसरा कारण, अगर टेकिया भी बच जाती है तो अपना जो पीछे जो ओसिपिटल बोन है और ओसिपिटोकॉन्डाइलर जॉइंट जो अपना बनता है, ओसिपिटो एटलेंटर जॉइंट जो अपना कॉन्डाइलर जॉइंट है ना बनता है पीछे, जो गर्दन को राइट और लेफ्ट मूवमेंट करा है, एनाटॉमी में अपने पढ़ा है, वो क्या करता है, वो ब्रेक डाउन होता है। और जो अपनी स्पाइन प्रोसेस है एटलस की, वो कहाँ चली जाती है, मेडुला जो अपना ब्रेन स्टेम है उसके अंदर पेनिट्रेट करती है। वो अपने जो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर और एप्नियोटिक सेंटर जो हमने आपको बताया था, न्यूरल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन, वो क्या करता है, वो स्पाइन उस एरिया को क्या करता है, डैमेज कर देता है। उस डैमेज के कारण अपना रेस्पिरेशन पूरा का पूरा ब्लॉक हो जाता है। नर्वस जो उसमें स्टिमुलस होता है वो सारे ब्रेक डाउन होते हैं और अपनी तुरंत जो लंग्स कोलैप्स करके डेथ, इमीडिएट डेथ होती है। तो ये समझे आप कि इसमें एक्सपायरी कंडीशन कहते हैं, वेरी एक्यूट कंडीशन होती है। तुरंत अगर फांसी लगते ही इंसान को अगर पूरी तरीके से फांसी लग जाती है तो उसकी डेथ हो जाती है। अब अपन बात करते हैं ड्राउनिंग। ड्राउनिंग में क्या होता है, डूबना। ड्राउनिंग का मतलब होता है डूबना। पानी में अगर अपन डूबते तो अपना रेस्पिरेटरी ब्लॉकेज हो जाता है, एयर पैसेज जो है उसमें वाटर आ जाता है, उस वाटर को अपन को बाहर निकालना होता है। जैसे ही वो एक्यूट वाटर की वजह से वाटर बाहर निकला और वो क्या हो जाएगा, पेशेंट रिकवर हो जाएगा और एक्सपायरी कंडीशन खत्म हो जाएगी। समझ में आया बच्चों। अब अपन देखते हैं इसमें इफेक्ट ऑफ एक्सपायरिया। अब जो इसका इफेक्ट ऑफ एक्सपायरिया है कि किस तरीके से ये इफेक्ट्स करता है, तो इसमें क्या होता है, एक्सपायरिया में 3 स्टेजेस होती है। सबसे पहली स्टेज अपन देखेंगे वो है हाइपरपीनिया। हाइपरपीनिया क्या होता है, 1 मिनट के लिए होता है, ये एक्सटेंड करता है। इस स्टेज में क्या होता है, जो अपनी ब्रीथिंग है वो तेज़ हो जाती है, क्योंकि देखो जब अपन गला दबेगा, अपने किसी भी इंसान का गला दबता है तो अपनी क्या होता है, एयर कम जा रही है अंदर, तो एयर कम जाती है तो दम घुटता है। दम घुटने के कारण क्या होता है, सबसे पहले अपना जो सेंटर है जैसे न्यूमोटॉक्सिक और एप्नियोटिक, वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन को और इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों प्रोसेस को बढ़ा देते हैं। और वो कौन सी होती है, डीप करवा देते हैं। इसीलिए क्योंकि अंदर ऑक्सीजन कम जा रही है, एयर कम जा रही है, और एयर को ज़्यादा करने के लिए वो स्पीड से डीप रेस्पिरेशन करते हैं। समझ गए। उसके बाद में सेकेंडरी स्टेज में क्या होता है, दबा रहे और जोर से दब गया, तो फर्स्ट स्टेज धीरे से दबा, फिर थोड़ा और प्रेशर से दबाया, तो उसमें क्या होता है, जो अपना मेनली जो होता है कन्वर्जन्स आते हैं, अनकंट्रोल होता है। इनवॉल्यूंटरी मसल जो होती है ना, जो अपनी इनवॉल्यूंटरी मसल्स होती है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाता है, यानी अपना जो डायफ्राम है वो स्पीड से कॉन्टैक्ट करेगा, और जैसे ही वो कॉन्टैक्ट करेगा और अपनी जो ड्यूरेशन है वो इसमें क्या होती है, लेस देन 1 मिनट, और स्पीड से अनकंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद में अपन देखते हैं इसकी थर्ड स्टेज, वो होती है कोलैप्स। कोलैप्स में क्या होता है, इसमें स्टेज जो कोलैप्स है ये लास्ट स्टेज होती है, 3 मिनट तक ये रहती है। इसमें क्या होता है, एक तो अपना ब्रेन है उसका जो सेंटर है एप्नियोटिक और न्यूमोटॉक्सिक वो डिप्रेस हो जाता है, जो अपनी रेस्पिरेटरी गैस्पिंग है अकर हो रही है, जो एयरवेज अपन प्रेशर से ले रहे हैं वो शांत हो जाती है, यानी वो नहीं ले पाते अपन क्योंकि सेंटर बंद हो गया। उसके बाद में डायलेशन जो होते हैं, पिपल डायलेट हो जाती है क्योंकि वहाँ पे सप्लाई कम हो गई। डिक्रीज हो जाती है हार्ट रेट, क्योंकि हार्ट मसल्स को भी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है जितनी उसे चाहिए। और लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस, यानी इंसान जो होता है वो फेंट हो जाता है। समझ गए। ये कंडीशंस आती है, ये आप एक्यूट से क्रोनिक तक जा रहे हो। समझ गए। फिर उसके बाद में अपन देखते हैं हाइपोक्सिया, वही ऑक्सीजन का लेवल कम होना। इसकी भी खूब सारी कंडीशन अपन देख सकते हैं, जो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी है टिश्यू लेवल, इसे ही अपन क्या कहते हैं, हाइपोक्सिया, यानी ब्लड में कम हुई तो टिश्यू में भी सप्लाई कम हो जाती है। अब इसकी खूब सारी कंडीशन है, उसी कंडीशन के अनुसार इसके नाम दे रखे हैं। अब सबसे पहली कंडीशन हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिक का मतलब होता है PO2, यानी पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का ब्लड के अंदर, आर्टिल ब्लड के अंदर वो कम हो गया तो हाइपोक्सिक और हाइपोक्सिया कहते हैं। और एनीमिक हाइपोक्सिया, जो एनीमिया की कंडीशन है, जब क्या होता है, हीमोग्लोबिन कम हो गया या हीमोग्लोबिन बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, तो ऑक्सीजन से कम बाइंड करता है और वो लेवल कम हो जाता है ब्लड के अंदर, इसलिए एनीमिक हाइपोक्सिया कहते हैं। एनीमिया कंडीशन से हुआ है। और स्टैग्नेंट और इस्केमिक हाइपोक्सिया, जब अपना जो ब्लड है वो फ्लो कम हो गया क्योंकि हार्ट काम नहीं कर रहा है, इसलिए सो इस्केमिक हाइपोक्सिया क्या है, इस्केमिक का मतलब हार्ट अटैक भी होता है ना। तो इस्केमिक हाइपोक्सिया कंडीशन कब जनरेट आती है, जब अपना हार्ट वर्किंग अच्छे से नहीं कर पा रहा, ब्लड फ्लो कम हो रहा है, तभी क्या होता है, स्टैग्नेंट या फिर अपन को इस्केमिक हाइपोक्सिया कंडीशन हो जाती है। उसके बाद में अपन देखते हैं हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। हिस्टोटॉक्सिक, हिस्टोलॉजी अपन क्या बोलते हैं, पढ़ते हो ना हिस्टोलॉजी। हिस्टो का मतलब क्या होता है, टिश्यू,
जो टिश्यू के अंदर तो ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन कम हो गया किसी भी कारण, जब अपनी मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं हो पा रहा, अपने जो माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स है, टिश्यू के अंदर जो सेल्स होते हैं उनके माइटोकॉन्ड्रिया अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, तो उस चक्कर में क्या हुआ, ये हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया कंडीशन डेवलप होती है। अब अपन एक एक को डिटेल में देखते हैं। अब पहला देखते हैं अपन हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, जो PO2 का लेवल है वो कैसे कम होता है, तो वो किस किस कंडीशन से कम होगा। क्या तो अपन हाई एल्टीट्यूड में चले जाते हैं, पहाड़ों के ऊपर जाते हैं, जब क्या होता है ऑटोमेटिकली तो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का इन्वायरमेंट में वो कम होता है, उसके कम होने के कारण भी अपने को क्या हो जाता है हाइपोक्सिया, यानी हाइपोक्सिया कंडीशन डेवलप हो जाती है। उसके बाद में ब्रीथिंग गैस का जो मिक्सर होता है उसमें क्या होता है ऑक्सीजन कम हो जाती है और अदर गैसेस ज़्यादा हो जाने के कारण, और जब अपन एक किसी क्लोज रूम के अंदर होते हैं जहाँ पे वेंटिलेशन नहीं है, एयर का एक्सचेंज नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे ज़्यादा रेस्पिरेशन ऑक्सीजन का प्रेशर तो कम होता जाएगा, कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की कम होगी और CO2 की बढ़ती जाती है, तो वो कंडीशन हो जाती है। और तीसरी एक और कंडीशन होती है जब अपन क्लोज में रहते हैं, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन देखते हैं इसका जो डिक्रीज पल्मोनरी वेंटिलेशन है रेस्पिरेशन डिसऑर्डर में भी होता है, जैसे कई बार ऑब्स्ट्रक्शन हो गया लंग्स में, उसके कारण अस्थमा होती है ना, उसमें भी अपन को क्या हो जाता है हाइपोक्सिया, वो भी इसी के अंदर आएगा। मैकेनिकल और नर्वस डिसऑर्डर, जब न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर होते हैं जिसमें जब वो सेंटर्स काम करना कम कर देते हैं, वो भी हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया में आएगा। उसके बाद में डिप्रेशन हो जाता है रेस्पिरेटरी सेंटर का, सेम चीज़ वो उसमें तो मैकेनिकल कारण के कारण किसी चोट लगने के कारण, और इसमें ऑटोमेटिकली डिप्रेस हो रहा है उसके कारण। उसके बाद में होता है न्यूमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स, न्यूमो का मतलब होता है एयर और थोरेक्स का मतलब होता है थोरेसिक कैविटी। जब अपने लंग्स के अंदर थोरेसिक कैविटी के अंदर एयर आ जाती है तो उसको अपन न्यूमोथोरेक्स, उससे क्या होता है अपने लंग्स जो होते हैं वर्क नहीं कर पाते और इजीली वो एक्सपेंड और डिप्रेस नहीं हो पाते। उसके बाद में अपन देखते हैं इनएडिक्वेट ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, यानी जो ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड है वो इनएडिक्वेट फॉर्म में हो रहा है किसी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के कारण। कौन कौन सी डिसऑर्डर है जो इसको इनएडिक्वेट करती है ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर आने में, तो अपन देखते हैं। एक तो आप एम्फाइसिस मतलब ज़्यादा सिगरेट और बीड़ी का स्मोकिंग करते हैं, इन चीज़ों के स्मोकिंग के कारण जब अपनी एल्वेलाई होती है वो क्या हो जाती है डिफ्यूजन कम कर देती है, क्योंकि उसमें फाइब्रस हो जाती है। फाइब्रस होने के कारण क्या होता है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी कम होती है, जिसके कारण क्या होता है एम्फाइसीमा, और इसी में क्या होता है हाइपोक्सिया डेवलप करता है। अब नॉन फंक्शनिंग एल्वेलाई, जब आगे से फाइब्रोसिस हो गया, सीवियर कंडीशन होगी, फाइब्रोसिस हुआ, फाइब्रोसिस होने के कारण एल्वेलाई में गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा, ये भी अपना हाइपोक्सिया की कंडीशन बनाएगा। एडिमा यानी कोई भी स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है पल्मोनरी पेसेज में, उससे भी क्या होगा ब्लॉकेज होगा, उससे अपना हाइपोक्सिया होगा। और जैसे सर्फेक्टेंट आपने पढ़ा होगा, जो अपने लंग्स हैं उनकी जो अपनी प्लूरल कैविटी है उसके अंदर सर्फेक्टेंट भरा हुआ होता है, वो जो सर्फेक्टेंट है वो अपनी गैसेस एक्सचेंज में काम आता है और लंग्स को कोलैप्स होने से बचाता है। बट जब सर्फेक्टेंट ही कम हो गया तो अपने लंग्स क्या कहते हैं कोलैप्स हो जाते हैं, वो फैलना और उनकी जो प्रोसेस है यानी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो लंग्स का होता है वो क्या हो जाता है ख़त्म हो जाता है, और इसके कारण क्या होता है अपनी हाइपोक्सिया कंडीशन डेवलप होती है, और ये ज़्यादा सीवियर जाके डेथ भी कॉज कर सकता है। अब डिमिनिश रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन डिफ्यूजन, यानी जो मेम्ब्रेन डिफ्यूजन होता है वो भी कम हो जाना, उसमें भी क्या होता है हाइपोक्सिया कंडीशन डेवलप होती है। अब हम देखते हैं कौन कौन सी कार्डियक डिसऑर्डर है जो हाइपोक्सिया अपने कॉज करती है। एक तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, यानी एक तरीके से हार्ट की मसल अच्छे से काम नहीं कर पाती, उसमें हाइपोक्सिया। और वेनस टू आर्टियल स्टंट या फिर राइट टू लेफ्ट कार्डियक स्टंट डालने के कारण जो अपनी वर्किंग है आर्टरी का ब्लड का फ्लो है वो कम हो जाता है, जिसके कारण हाइपोक्सिया हो जाता है। अब अपन अगला देखेंगे एनीमिक हाइपोक्सिया। एनीमिक नाम से पता चलता है एनीमिया। एनीमिया जो कंडीशन है उसमें दो ही चीज़ होती है, क्या तो हीमोग्लोबिन की कमी के कारण, क्या कोई आरबीसीज की कमी के कारण नंबर में कमी या हीमोग्लोबिन की अमाउंट में कमी होती है, उसी को क्या बोलते हैं एनीमिया। अब ये कंडीशन होगी जिससे ऑक्सीजन कैपेसिटी कम होगी, और ऑक्सीजन कैपेसिटी कम होने के कारण क्या होगा एब्नॉर्मल हीमोग्लोबिन होगा और ऑक्सीजन जो है अपना बाइंड नहीं कर पाएगा, और इसी के कारण क्या होगा अपने ऑक्सीजन लेवल डाउन, और डाउन होना ही क्या होता है हाइपोक्सिया कंडीशन कॉज करता है। और इसमें तीसरी कंडीशन ये होती है एब्नॉर्मल हीमोग्लोबिन। जैसे अपन देखते हैं ना सिकल सेल एनीमिया, अपने जेनेटिक कोड में क्या हो जाता है म्यूटेशन होने के कारण जो अपनी आरबीसी है वो सिकल सेल हो जाती है, और वो हीमोग्लोबिन की। और एक थैलीसीमिया, थैलीसीमिया में क्या होता है हीमोग्लोबिन जो होता है बच्चों वो क्या होता है हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन जो उसके अल्फा 1 अल्फा 2 और बीटा 1 बीटा 2 होते हैं उनमें से क्या तो अल्फा की कमी हो जाती है, क्या बीटा जो अपने प्रोटीन्स है उनकी कमी होने के कारण क्या होता है अपने ये कॉज करती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन डैमेज होता है, उसी को अपने एब्नॉर्मल हीमोग्लोबिन। इसमें अपन दो एग्जाम्पल याद कर सकते हैं, एक तो अपना सिकल सेल एनीमिया जो कि
एक डिसऑर्डर है, हम आपको आगे पढ़ाएंगे। और एक क्या है, थैलेसेमिया। ठीक है बच्चों। फिर अपन बात करते हैं स्टेगनेंट हाइपोक्सिया। अब जो ये स्टेगनेंट हाइपोक्सिया होता है, ये किसकी वजह से होता है? डिक्रीज जो ब्लड फ्लो होता है वो कम हो जाता है, और उसमें स्टंट, जब अपन डालते हैं स्टंट डलता है अपने, इसमें क्या होता है कंसिडर कार्डियक फेलियर और हेमरेज शॉक, इसमें ब्लॉकेज हो जाता है। मेनली जो ब्लॉक होने के कारण ये क्या होता है, स्टेगनेंट हाइपोक्सिया होता है। अपन देखते हैं ना कि इसके स्टंट डला है, इसके वो डला है, क्योंकि जो अपनी ब्लड वेसल्स होती है उनका डायमीटर में क्या होता है, थ्रोम्बस बन जाता है, या फिर कोई क्लॉट आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वो ब्लॉक हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल से भी हो सकता है, वो किसी भी कारण से ब्लॉक होने के कारण क्या होता है, उसमें ब्लड फ्लो नहीं हो पाता, और जिसके कारण हाइपोक्सिया कंडीशन होती है, वो डेथ का भी कॉज कर सकता है। इससे तुरंत वहाँ पे क्या डालता है, स्टेंट। और स्टेगनेंट हाइपोक्सिया में यही कंडीशन होती है। अब इसमें अपन लोकलाइज्ड सर्कुलेटरी डेफिशिएंसी यानी पेरिफेरल सेरिब्रल और कोरोनरी वेसल्स में ब्लॉकेज, दो तरीके से, क्या तो वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाए, वेसो कंस्ट्रिक्शन, वेसो स्पाज्म के कारण, या फिर थ्रोम्बो एम्बियोलिज्म। अब आपको पता होना चाहिए कि थ्रोम्बो एम्बियोलिज्म क्या होता है, ब्लॉकेज होता है। अब देखो आपको डायग्रामेटिक हम समझाते हैं। ये देखो इसमें क्या हुआ, ये आपको तीन आर्टरीज दिख रही है। अब तीनों आर्टरीज में क्या है, ये एक नॉर्मल अपनी वेन है, ठीक है, सॉरी अपन वेन की बात करें, ये तीनों वेन है। अब इन वेन में अपन देखते हैं, ये तो नॉर्मल वेन, ये थ्रोम्बोसिस वाली वेन, और ये एम्बोलस वेन। क्या डिफरेंस है, जो नॉर्मल वेन है उसके अंदर देखो अपनी जो प्लेटलेट्स और आरबीसीज आ रही है वो कम है ना, आराम से आगे जा रही है। बट जब थ्रोम्बोसिस बनता है, जो डैमेज हो जाती है ओपन एंड रैप्ड वेल्व, जो अपनी वेल्व्स होती है ना वेन के अंदर, आपको पता है वेल्व होती है, आर्टरीज के अंदर नहीं होती, तो ये वेल्व क्या होती है, ये डैमेज हो जाती है। इसमें क्या होता है, थ्रोम्बस बन जाता है। ब्लड फ्लो क्या होगा, दोनों डायरेक्शन में होगा, और एक्यूमुलेशन ऑफ वेन दोनों डायरेक्शन में ब्लड फ्लो। उसमें तो नॉर्मल में तो यूनिक डायरेक्शन है, बट इसमें थ्रोम्बस में क्या होगा, मल्टी डायरेक्शन, ऊपर और नीचे, जिसके कारण थ्रोम्बस कलेक्ट हो जाएंगे वेल्व्स में और ब्लॉकेज फॉर्म करते हैं। और फिर एम्बोलिज्म में क्या होता है, ये क्या होता है, ब्लड जो होता है मूविंग स्लो हो जाता है, एकदम धीरे हो जाता है, क्लॉट फॉर्म होता है, थ्रोम्बस का फॉर्म होता है एम्बोलस में। तो इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसिस एम्बुलस। इसमें क्या होता है, क्लॉट हो जाता है। सिंपली आपको अगर वन वर्ड में समझाएं तो इसमें क्या होगा, ब्लॉकेज हो जाएगी वेन्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद में अपन देखते हैं हिस्टोटॉक्सिक, हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, और हाइपोक्सिया यानी टिश्यू में यूटिलाइजेशन ऑक्सीजन का कम हो रहा है, इनएबिलिटी ऑफ, किसके कारण, साइनाइड पोइजन। आपने देखा होगा आजकल अपन देखते हैं पोस्टमार्टम में कई बार क्या होता है, किसी की डेथ करने के लिए अपन जैसे साइनाइड दे देते हैं। अब साइनाइड क्या तो अपन डायरेक्ट केमिकल दे सकते हैं, अदरवाइज जो एप्पल्स होती है उनके जो सीड्स होते हैं उसमें साइनाइड हाई अमाउंट में होता है, तो वो सीड्स का अगर पाउडर बना के अगर अपन किसी को भी दे दें तो उसके कारण क्या होगी, किसी भी व्यक्ति का क्या होगा, साइनाइड टॉक्सिसिटी के कारण सेल्यूलर जो यूजेज ऑफ ऑक्सीजन है वो कम हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है एटीपी को प्रोडक्शन कम कर देती है, और ऑक्सीजन जो है वो अपने टिश्यू से अक्यूमुलेट नहीं हो पाता और काम नहीं कर पाता ये। और दूसरी कंडीशन क्या है हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया की, एक सल्फाइड पोइजनिंग सल्फर की वजह से हो जाती है। विटामिन बी की डेफिशिएंसी यानी बेरी बेरी जो विटामिन है उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसके कारण जो टिश्यू है वो ऑक्सीजन का अच्छे से काम में नहीं ले पाता। अब फिर अपन बात करते हैं इसका इफेक्ट ऑन ऑफ हाइपोक्सिया। जो इफेक्ट है हाइपोक्सिया का वो देखते हैं। इसमें क्या होता है, डेथ होने के चांस होते हैं। हाइपोक्सिया हुआ लंबे समय तक अगर हाइपोक्सिया चल रहा है, यानी ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो टिश्यू को क्या तो कम मिल रही है, ब्लड को कम मिल रही है, तो क्या होंगे, ऑर्गन्स को भी कम मिली, ठीक है, ऑर्गन्स को भी कम हुई, ऑक्सीजन कम। इसमें दिक्कत क्या आती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, और CO2 क्या होता है, बढ़ता है। बट आपको पता है ऑक्सीजन ही अपने लिए बेनिफिशियल है। अब ये क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होने के टिश्यू में क्या होगा, ऑक्सीजन सप्लाई कम है, तो अपने क्या होगा, नेक्रोसिस। नेक्रोसिस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, आप अच्छे से समझें। नेक्रोसिस का मतलब होता है सेल डेड, और सेल डेड होने के कारण आगे जाके क्या होगा, टिश्यू भी डेड हो जाएगा अगर लॉन्ग समय तक क्रोनिक कंडीशन बनी रहती है। अब टिश्यू की डेथ होगी तो ऑर्गन्स की भी धीरे धीरे डेथ होंगे, और इमीडिएटली क्या होगा, ह्यूमन डेथ कॉज हो जाती है। तो अपन को इतना सीवियर होने से पहले क्या करना है, इस हाइपोक्सिया को ट्रीट करना है और इंसान की जान बचानी है। अब अपन देखते हैं CNS में इसका क्या इफेक्ट आता है हाइपोक्सिया का। तो CNS में क्या करता है, अगर हाइपोक्सिया ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में आएगा तो सबसे पहले तो ये मेंटल एक्टिविटी थोड़ा उसका पागल कर देगा, उसके अंदर जो सोचने की शक्ति है वो सही से नहीं होगी, क्योंकि ऑक्सीजन ब्रेन तक नहीं पहुंच पा रही है, ऑक्सीजन ब्रेन तक नहीं पहुंच पा रही है, तो उसमें क्या होगा, ये जो है कम होगा, और कम होने के कारण
जो मेंटली जो बंदा है वो अपना, कोई भी पेशेंट है मेंटली क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। उसके समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है मेरे साथ, और ऑक्सीजन की कमी होने के कारण उसकी कोई भी सेंटेंस, कोई भी वर्क अच्छे से परफॉर्म नहीं होंगे, इसलिए अपन उसको मेंटली कहते थे। उसके बाद में अगर और ज़्यादा कंडीशन होगी तो वो कोमा में भी जा सकते हैं, यानी फेंट, वो अनकॉन्शियस हो जाएगा, कोई भी उसका काम वो नहीं कर पाएगा। उसके बाद में अपन देखते हैं ये रिड्यूस हो जाता है वर्क में। इसकी जो कैपेसिटी है, अगर ऑक्सीजन की लेवल कम हो गया तो इसकी कैपेसिटी जो मसल्स में हो रही है वो भी कम हो जाएगी, और मसल्स का जो काम करना है वो भी कम हो जाएगा। तो ओवरऑल अपन देखते हैं सभी फंक्शंस इसके डैमेज हो जाएंगे, टिश्यू से लेकर ऑर्गन्स के, और इसके कम होने के कारण ही बच्चों डेथ होने के चांसेस होते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास कोई पेशेंट आए और जिसकी हाइपोक्सिया कंडीशन हो रही है, तो आपको सबसे पहले उसका हाइपोक्सिया किस कारण हो रहा है, ब्लॉकेज के कारण हो रहा है, किसी टिश्यू के डैमेज के कारण, किसी सप्लाई के कारण हो रहा है, हार्ट अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, या फिर रेस्पिरेशन में ब्लॉकेज है, या फिर अपनी ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज है, ये आपको चेक करना है और इस थॉम्बस को हटाना है। जो भी डिसऑर्डर है यानी निदान है उसका, रोग होने की उत्पत्ति का जो कारण है अपन को देखना है, और फिर अपन को उसी अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट लेना है। और अगर आप इसको जल्दी से क्योर नहीं करोगे तो वो डेथ हो जाती है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और अपने, आपको अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे व्हाट्सअप नंबर नीचे दिए गए हैं, ग्रुप भी है, वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हो। टेलीग्राम पे हमारे नोट्स अवेलेबल है, वहाँ से आप नोट्स लेके पढ़ सकते हैं। मिलते हैं आपको अगले लेक्चर के, तब तक के लिए गुड लक एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल।